नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे घोसी उपचुनाव को लेकर। दरअसल 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों के बीच में मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि किसका चुनावी मैनेजमेंट तगड़ा रहा, यह बात चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगी। एक और जहां इस सीट पर सपा जीत का झंडा गाड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रही है, तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ की घोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बात अगर बीजेपी के कद्दावर नेताओं की करें तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा और अनिल राजभर समेत कई नेता घोसी में डेरा जमाए हुए हैं। अब गौरतलब यह है कि 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है। सपा की ओर से सुधाकर सिंह और बीजेपी के दारा सिंह मैदान में हैं। तो सवाल यहां पर यह बनता है कि घोसी उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी का क्या माइक्रो मैनेजमेंट है। उपचुनाव को लेकर के सियासत गर्म है और राजनीतिक दलों में आगे निकलने की होड़ लगी है। ऐसे में कई सवालों के साथ आज हम ये बड़ी बहस करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि घोसी का यह चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो महत्वपूर्ण है घोसी का ये उपचुनाव, क्योंकि इसको अगर आप देखें तो आने वाले जो चुनाव हैं और खासतौर से लोकसभा चुनावों के साथ भी अगर आप देखें तो उसको एक लिटमस टेस्ट की तरीके से माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो भी ये कहीं ना कहीं एक तय करेगा कि इस समय प्रदेश की जो जनता का मूड है वो क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर आप राजनीतिक लिहाज से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनावों के लिहाज में, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसलिए यहां के चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं एक दशा और दिशा को जरूर तय करते हैं। तो इसलिए घोसी का ये जो चुनाव है ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि साख का भी चुनाव है। और अब देखना यह है कि इस चुनाव में बाजी कौन मारता है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। तो घोसी उपचुनाव है साख का सवाल, लेकिन घोसी उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा इसके लिए तो चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी इन पार्टियों की तैयारियां क्या हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी स्वागत है। और पुनीत पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुनीत पाठक जी, आपका भी स्वागत है। विजय जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज तो हालांकि मुख्यमंत्री को भी चुनावी जनसभा को यहां पर संबोधित करना है, लेकिन तैयारियों के बीच में क्या इसको हम लोग एक लिटमस टेस्ट की तरह माने खैरा जी, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव से पहले ये उपचुनाव है। एक सेकंड माफ करना, आप सुन नहीं पाया मैं आवाज से। जी जी खैरा जी, मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनावों से पहले घोसी का उपचुनाव है, क्या लिटमस टेस्ट की तरह इसको माने? नहीं, अरे हर चुनाव अलग अलग होता है, ये चुनाव अलग है। लोकसभा के चुनाव जनरल इलेक्शन है और हर एक में अलग है। यहाँ पर योगी जी की इमेज है, मोदी जी की भी है, पर यहाँ पर योगी जी का काम ज्यादा देखेंगे लोग, और जब वहां सवाल आएगा लोगों का तो फिर मोदी जी का ज्यादा देखेंगे। तो प्राकृतिक है सब। तो जहां तक उसका सवाल है। दूसरी बात यह है कि योगी जी की जो इमेज है, आप कोई सा चुनाव देख लीजिए, जहां लड़ते हैं जीत जाते हैं। ना तो इनका जातिवाद का कार्ड चल पाता है, ना इन लोगों का धर्म का कार्ड चल पाता है। सारे कर्म कर लिए, ना माइनॉरिटी का चल पाया। अपीजमेंट का इन्होंने अब रास्ता ही छोड़ दिया। अब तो कभी कभार ये लोग भी मंदिर की बात, पूजा वूजा की, हिंदू धर्म सनातन की बात करने लगे। कभी अब ये भी कहने लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया कि हम विष्णु मंदिर बनवाएंगे सफाई में, वगैरह वगैरह, जो कभी नहीं सोची, जिनके हाथ खून से मतलब बिल्कुल सने हुए हैं भक्तों के, वो मंदिर की बात करने लगे। तो चलो कुछ तो सुधार हुआ, लेकिन वो सब काम करेगा नहीं। काम जो है वो विकास है वो। और अब जाति और धर्म छोड़ के लोग वोट दे रहे हैं। ये हर चुनाव में हो रहा है। ये आजमगढ़ में भी हुआ, ये रामपुर में हुआ, ये सब आपके सामने क्लियर कट तस्वीर है। बोलने को अभी चाहे जो बोले ऊपर से, ठीक है, दारा सिंह जी चाहे उसकी पार्टी में रहे, अच्छे नेता हैं वो, चले गए थे, उनको समझ में आ गया, वापिस आ गए, वो अलग एक बात है। उनका काम है क्षेत्र में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऊपर से योगी जी की इमेज चलती है सब जगह, तो और वो काम योगी जी का बोलता है, लोगों को पता है क्षेत्र में हुआ है। मेन बात तो ये है, आज गुंडे उंडे सब समाप्त हो गए, गुंडा राज समाप्त हो गए। 5 साल बाद ऐसी राहत उस समय जब पहली बार योगी जी आए थे लोगों ने महसूस की थी वो, और उनका भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए वो सीट हारने का सवाल ही नहीं, मार्जिन का सवाल आएगा, क्या होता है।
चलिए, नहीं ठीक है। देखिए, ये तो दावे सब भी करेंगे, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे, लेकिन मैंने विजय जी ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि साख का सवाल इसलिए है, या इसको हम लिटमस टेस्ट इसलिए माने, चूंकि एक तरफ तुमको INDI जो गठबंधन बनाया, INDI इंडिया, और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ हमको एनडीए दिखता है। सवाल मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया, मैदान उन्होंने कहा कि हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके का टेस्ट है। तो आप अब इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि उधर भी तो पूरा विपक्ष एक साथ लगा हुआ है ना, तो इतना आसान आपको क्यों नजर आ रहा है? बिल्कुल, वैसे ये अच्छी बात है कि ये लोग इकट्ठे हो गए, ये अच्छा है प्रजातंत्र के लिए। नहीं तो हालत ये हो गई थी कि कोई रिकॉग्नाइज पार्टी तक लोकसभा में नहीं पहुंच पाई, यानी 10% वोट लेके तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी ये गांधी जी की बनाई हुई कांग्रेस की ये दुर्दशा कर देंगे ये लोग कि ये 10% सीटों के लिए तरस जाएंगे। ये नेतृत्व का हाल है इनके। तो वो कम से कम इकट्ठे हो गए, तो ये हो सकता है कम से कम एक रिकॉग्नाइज विपक्ष रहे, ताकि कुछ बोलें ये लोग, कुछ जो सरकार चला रहे हैं उनको सलाह दें, ये लोग भागे नहीं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की, फिर भाग जाते हैं बेरोजगारी पे, फिर मणिपुर की बात करते हैं, फिर बहस करना नहीं चाहते हैं उस पर। तो कम से कम एक थोड़ा बहुत विपक्ष ठीक ठाक रहेगा, कम उतना ही कर लें, ये तो काफी है इन लोगों के लिए। बाकी जहां तक इकट्ठा होके सापा और बासपा लड़ गई, बासपा और कांग्रेस लड़ गई, कांग्रेस सापा लड़ गई, सबने लड़ा लड़ा के इकट्ठा होके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा। लोकसभा में लड़ लिया, कभी कोई इकट्ठा हो गया, कभी कोई। अब ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए जिस पर्पज से, वो स्वार्थ सारे लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है किस स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इससे बेहतर होता कि कम से कम पिछले 5 साल में अपनी जिम्मेदारियां निभाते। खाली ये कह के जी मोदी चोर है, मोदी सौदागर है, मोदी फलाना है, तो मोदी ठिकाना है तो हटानी है, ये नहीं। नहीं ठीक है, वो विपक्ष की रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि ये तो जनता तय कर देगी। खैरा साहब, ये तो जनता तय कर देगी, क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा समय तो बचा नहीं। खैर, कीर्तिनिधि पांडे जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये सीट तो आपके पास थी, लेकिन जो कैंडिडेट थे वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब आपको क्यों ये लग रहा है कि ये जो सीट है वो आप लोग बचा ले जाएंगे? बहुत ज्यादा इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, आप लोग अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, और अब तो ये भी है कि कांग्रेस भी समर्थन कर रही है और पार्टियां भी जो आपके साथ में वो आपके समर्थन में है। क्यों लग रहा है कि ये सीट आप लोग बचा लेंगे? देखिए आयुष जी, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी घोसी विधानसभा चुनाव जीती थी, और दारा सिंह जी बीजेपी छोड़ के आए थे, और उनको भी ये लग रहा था कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे बीजेपी छोड़ करके तमाम नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में, और सत्ता नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी कर ली है। जनता में बड़ी नाराजगी है, घोसी के लोकल जनता में बड़ी नाराजगी है, जो मतदाता उनके हैं उनके में नाराजगी है। ये बिला वजह चुनाव है, और लगातार दारा सिंह जी दल बदलते रहे हैं, इससे दल बदलू होने का एक मोहर इनके ऊपर लग गया है, जो घोसी के लोग कर रहे हैं। एक घोसी के किसी गांव में जाएंगे, किसी जाति धर्म के लोग मिलेंगे, वो आपसे कहेंगे कि साहब ये दल बदलू। और कई वीडियोस वायरल है, जिस चाय की दुकान पे डिप्टी सीएम चाय पी रहे हो, वहां से निकलने के बाद वो चाय वाला भी कह रहा है समाजवादी पार्टी जीत रही है। जिस किसान से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कह रहा कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतने जा रहा है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से करती रही है आयुष जी, इसकी शिकायतें बराबर प्राप्त हो रही है। हम इस समय भी घोसी में हैं, और घोसी में लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन जो षड्यंत्र करती है भारतीय जनता पार्टी, मुझको लगता है को बात कहनी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार उसको देख रहा हूं। जो थानेदार हैं, जो वीडियोज हैं, ये लगातार प्रधानों पे प्रधान पे जो हारे प्रधान है, ये तमाम जो प्रमुख लोग होते हैं गांव में, उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है, अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और इसकी शिकायत भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां के जिलाधिकारी से व्यक्तिगत मिलकर के उनसे वो शिकायतें की है, और बाकायदा लिखित रूप से तमाम शिकायतों से अवगत कराया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में जीत होती है, चुनाव में हार होता है, लेकिन हमें उम्मीद करेंगे कम से कम फेयर इलेक्शन हो, जो भी परिणाम हो, जीत हो हार हो, हम नहीं। तो कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको ये लग रहा है कि जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं है, या इलेक्शन जो ये होने वाला है ये फेयर नहीं हो पाएगा? देखिए होता क्या है जी, प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री 25-30 लगातार क्षेत्रों में हैं,
सारे अफसर उनकी आवभगत में हैं और अफसरों को भी पता है कि एक विधानसभा का चुनाव है, 5 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, फिर इनसे मुलाकात होगी। ये सत्ता चलाने वाले लोग तो अनर्गल दबाव, अनर्गल डराना लोगों को, ये तो मैनपुरी में भी हुआ, मैनपुरी में भी वो चल रहा था और इसीलिए शिवपाल सिंह यादव जी को जिलाधिकारी से मिलना पड़ा और यहां तक कहना पड़ा कि मैं घोसी के अगल बगल ही रहूंगा, अगर कहीं अन्याय होगा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नेताओं के साथ, हमारे मतदाताओं के साथ, चुनाव में कहीं गड़बड़ी होगी तो मैं मौके पे मिलूंगा, मैं मौके पे जाऊंगा। इस तरीके से अगर गड़बड़ियां ना हो, फेयर इलेक्शन हो, नंबर 1 बात। दूसरी बात, योगी जी की उपलब्धियों की बात हो रही थी, मोदी जी की उपलब्धियों की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी कैसे कोई बात इतनी चालाकी और होशियारी से कर लेती, मैं तो समझ नहीं पाता आयुष जी। मणिपुर की एक घटना घटी कारगिल के विजेता की पत्नी के साथ, देश शर्मसार हुआ और उस कारगिल विजेता की पत्नी को मणिपुर के अंदर नहीं सम्मान बचा पाए लोग। उस सैनिक ने कहा कि मैं देश की रक्षा किया, कारगिल में लड़ाई लड़ा, लेकिन आज अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। आज उसी तमाम शहीदों के नाम से मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चला रहा है। ये इतनी मतलब कैसे इस तरीके की बयानबाजी करके इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कभी कभी इन लोगों को देखकर। ठीक है, लेकिन कीर्तिनिधि जी देखिए, ये तो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छी पहल है तो वो आप लोग भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, हो सकता है कि ये सत्ता चला रहे हैं, इनसे कुछ खामियां रही हो, आपने चलाया आपसे खामियां रही हो, लेकिन शहीदों के सम्मान में अगर कोई चीज होती तो मुझे लगता है कि उसमें कोई इफ्वट नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये आज घोसी उपचुनाव से तो इसका कोई लेना देना नहीं, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि आप लोग इतना आश्वस्त क्यों हैं चुनाव को लेकर के। पुनीत जी, अब मैं आपके पास आता हूं। नहीं ठीक है, आपने अपनी बातों को रख दिया। पुनीत जी, आप लोगों ने समर्थन दे दिया ये कहते हुए कि चलिए ठीक है, अब हमारा INDIA जो गठबंधन है उसके तहत अब हम इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ये स्ट्रेटेजी, इसको किस तरीके से देखें? क्या कांग्रेस अगर वहां कोई कैंडिडेट देती भी तब भी क्या इस परिस्थिति में होते कि आप जीत जाते वहां पर? देखिए, चुनावी राजनीति में जीत या हार से ज्यादा मायने रखता है कि आपका प्रयास कैसा रहा है। हो सकता है कि आपने प्रयास किया हो और आपको सही रिजल्ट ना मिले, इसका यह मतलब नहीं है कि जनता आपके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी और जो जहां पे जो मजबूत होगा उसकी मदद करेगी, उसको चुनाव लड़ने में सहयोग करेगी। घोसी में हमें लगा कि ये सीट सपा की जीती हुई सीट थी और ये जो ट्रेंड चला है आज राजनीति में, तो जो पैराशूट से कार्यकर्ता चले आते हैं, दारा सिंह चौहान जी भी एक एग्जाम्पल है कि आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में, ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे नेताओं को सपोर्ट ना किया जाए। और हमारे राहुल बहुत लंबी फेहरिस्त है ना पुनीत जी, मुझे एक बात बताइए, इसकी तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, कोई एक पार्टी मुझे ऐसी बता दीजिए जहां पर यहां से वहां या वहां से यहां आए हुए नेता ना हो। होता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन चुनाव के ठीक एक साल पहले जब चुनाव था तब बदलना और फिर बीच में बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन लोटस में विश्वास रखती है उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और इनका ये तरीका है काम करने का, हमने कर्नाटक में देखा था, मध्य प्रदेश में देखा था, हमने उत्तराखंड में देखा था, अरुणाचल में देखा था। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी इस कार्यशैली को देखते आ रहे, उसी का एक नमूना है। तो हम लोग हर गलत बात का भारतीय जनता पार्टी के जो भी बात इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और इस देश के हित में नहीं पुनीत जी, यही तो मैं समझना चाहता हूं ना। देखिए, आपकी पार्टी में अगर यहां से छोड़ करके नेता चले जाएं तो आप कहेंगे कि आपकी रीति नीति से प्रभावित होकर के आ गए, वही अगर दोबारा से वापसी कर ले तो आप कहेंगे कि देखिए अब अवसरवादी हो गए क्योंकि अब इनको सत्ता का सुख भोगना है। ऐसे कैसे होगा भाई? या तो आप ये नियम बना लीजिए कि आप किसी और पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में लेंगे नहीं, और अगर ये नियम आपके लिए नहीं है तो फिर दूसरी पार्टी में जाने पर आप ये आरोप क्यों लगा देते इतनी आसानी से? लोकतंत्र में सबको अपना हक चुनने का, अपना साइड चुनने का पूरा हक है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जैसे इन्होंने चुनाव के पहले ये बोल के, क्या एक साल में भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी हो गई? जो आरोप इन्होंने एक साल पहले लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पे, क्या वो धुल गए? अभी बात हो रही थी, अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे बहुत सीनियर है विजय जी, अभी बता रहे थे कि उपलब्धियों की बात कर रहे थे। अभी एक पूर्व सांसद के घर में हत्या हुई है, हत्या के आरोपियों के ये लोग शह देते हैं। बेटियों के साथ जो देश की मेडल जीती हुई लड़कियां हैं, वो जब बात करती है तो उस सांसद का बचाव करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने बहुत ही विश्वास पात्र मित्र का बचाव करते हैं। तो जब हम इन लोगों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है,
हम लोग हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनता के हित में नहीं होगी, भारत के संविधान के हित में नहीं होगी। और वो उन नेताओं का भी विरोध करेंगे जो मौका परस्ती में नई नई डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का ये सीट थी, समाजवादी पार्टी ने ये सीट 1 साल पहले चुनाव में जीती थी। हमारा काम था इनकी पोजीशन को देखते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए इनका सहयोग करना। हम लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। विजय खैरा जी, जवाब दीजिए। अपराध की इन्होंने जहां तक बात की अभी, तो राजस्थान से बड़ा रेप प्रदेश तो शायद विश्व में कोई जगह नहीं है, कोई स्टेट इस नहीं। वाटर बाउंड्री का कोई जवाब नहीं होता है। ये जो वाटर बाउंड्री करती है भारतीय जनता पार्टी, इनको तब कुछ बताइए तो ये लगते हैं दूसरी चीजें गिनाने। पाठक जी, यहाँ ना इंडिया न्यूज में क्रॉस का कोई चांस नहीं है। हम लोग बात कर लें, खत्म, फिर आप जवाब दे दीजिएगा जो चाहें अच्छी तरह से। मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में जब रेप प्रदेश पूरा, कोई जिला नहीं बचा जहाँ रेप नहीं हो गया हो, कोई भी जिला नहीं बचा, चाहे 8 साल की बच्ची हो, चाहे महिला, कोई माँ हो, बेटी हो, एनीवे। लेकिन उस पर क्यों मोह सिला हुआ? दर्द ये है और कुछ नहीं है कि अपना कोई करता है तो ऐसा मुंह सिल जाता है कि आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते। उस दुखियारे के यहाँ कभी जा नहीं सकते इनके नेता लोग, और बाकी दुनिया भर में घूम लेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार हो या किसी और पार्टी की हो। ये एक अजीब सी बात है जहां स्केल ये बात कर रहे हैं। रहा दूसरा, भी हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए तो इतना ही बहुत है छोड़ना कि इन्होंने अपने चाचा को धकेलाया था स्टेज पे, गिरते गिरते बचे थे, माइक छुड़ाया था और बाद में वो चले गए और फिर आ गए इनके पास, तो वो बात तो इनकी वहीं खत्म हो गई। अब रहा कांग्रेस पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिएगा, ऐसे डिवोटेड लोग जिनके पिता भी कांग्रेस में थे, आरपीएन सिंह के बारे में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आखिर घुटन उनको महसूस हुई, कोई लालच से नहीं, आरपीएन सिंह को कोई लालच उन्हें ला भी नहीं सकता उनको, तो भी वो चले गए क्योंकि उन्हें किसी न किसी चीज में घुटन महसूस हुई। इसी तरह दिग्विजय सिंह ने इतनी घुटन पैदा की कि सिंधिया जी चले गए, जितिन प्रसाद जी चले गए, रीता बहुगुणा, मैंने कोई एंड है कि हर आदमी को आप कह दोगे क्या? अरे मैं ही कांग्रेस प्रवक्ता था 10 साल, मैं भी छोड़ के आया क्योंकि घुटन महसूस हो रही थी, नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नेतृत्व कुछ करते ही नहीं है, 5-6 लोगों की कोटरी बनी हुई है, कोटरी निर्णय ले लेती है। अब आप एक और उदाहरण बता देता हूं, उसके बाद कांग्रेस का काम खत्म। मध्य प्रदेश में जेपी अग्रवाल साहब प्रभारी बनाए थे इन्होंने, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, सबसे ईमानदारी के लिए मशहूर, उसको हटा के सुरजेवाला को चार्ज दे दिया। इनका इंटरनल मैटर है, जो जमानत 3 बार जब्त करा चुका है, लोकसभा में भी करा चुके, उसमें भी करा चुके, सब जगह उनको वहां पर दे दिया। भाई अब ये तो इंटरनल जाने पर सामने तो दिखाई दे रहा ना क्या कर रहे हैं, यही हो रहा है। नेतृत्व की चलती नहीं है वहां। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने भट्टा बिठा दिया, इसी तरह एक एक प्रदेश का बिठा दिया। कांग्रेस की तकलीफ सबको है क्योंकि सब लोग चाहते हैं जिम्मेदार विपक्ष रहे लोकसभा में। क्या वो भी ये गंवा देंगे? वो रहे, ऐसी सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं रहे वहां, लेकिन नहीं हो पाता है। अब ऐसे उत्तर प्रदेश में क्या किया उन्होंने, खुद की सीट गंवा ली अध्यक्ष जी ने, पुराने राहुल जी ने, और अपनी सीट गंवा ली और भागना पड़ा दूसरे प्रदेश में। अब जी हमने तो नहीं किया, तो जनता ने किया ना, आपके कामों ने किया। हमने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा करा, हम पकड़ लिया, हमने वोट उठा लिए। फिर हार जाते हैं जब ये लोग तो कहेंगे कि साहब चुनाव फेयर नहीं हुए। जीत जाते हैं तो एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, एकदम आदत पड़ चुकी है। लेकिन मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, जो कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे थे, और वो तो चुनाव आयोग के पास भी गए, मिले भी, और शिवपाल यादव भी आज डेरा डाले हुए, वो भी कह रहे हैं कि हम वहीं रहेंगे। ये मशीनरी के दुरुपयोग के जो आरोप लगते हैं, और खासतौर से उपचुनावों में ये ज्यादा होता है, क्योंकि ये कहा जाता है जिसकी सत्ता है वो इसका इस्तेमाल कर लेता है। तो अब इस आरोप से कैसे बचेंगे? अगर आप जीतेंगे तो ये आरोप है कि आपने मशीनरी का इस्तेमाल गलत किया। खैरा साहब जी जी जी, हम अगर जीतेंगे और मंत्री डेरा डाले में, इसमें क्या आपको एतराज क्या है? सर इसके सारे डाले हैं, आप डाल देते, आप डाल दीजिए जितने आपके पास अच्छे लोग हैं। तो चुनाव है, चुनाव में तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से लेकर आखिर तक चुनाव के मूड में रहती है, पूरे 5 साल। इनकी तरह नहीं है कि 2 महीने पहले आ गए, 15 दिन पहले आ गए। हर जगह हमारा संगठन विश्व का सबसे भारी संगठन, सबसे मजबूत संगठन है इनके पास। क्या करोगे आप? खैर आप हंसिए, तो क्या करें, आग उड़ के, जेल जाके, विधायक जाके, और अच्छी बात है, आप हंसी बनाए रखिएगा। रावण भी इसी तरह हंसते थे, वो भी अच्छे हंसते थे खूब, लेकिन पिट गए थे। पिट आप भी गए हैं बुरी तरह से। 5 में से 2 सदस्य नहीं बचे आपके पार्लियामेंट में, सब चले गए, एक के बाद हारते हारते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हंस रहे, आगे खुशी बनाए रहे भगवान आपकी हंसी, ईश्वर करे आप ऐसे ही हंसीएगा और हम जीतते रहे। ठीक है।
कीर्ति निधि पांडे जी, जब आप लोग जीतते नहीं तो आप लोग ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि देखिए यहाँ मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। आप डेरा डाल लीजिए वहां पर, किसने रोका है आपको? देखिए आयुष जी, विजय खेरा साहब कह रहे थे कि 2 ही पार्लियामेंट मेंबर हमारे बचे। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि कभी ये भी 2 पे थे। इतना अहंकार रावण की तरह विजय खेरा साहब के लिए ठीक नहीं, बहुत उम्रदराज। इतना अहंकार, अहंकार किसी का देश में बचा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का भी अहंकार नहीं बचा। ठीक है, लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी देखिए 2 से 350 के ऊपर पहुंचना, ये तो दिख रहा है कि ऊपर गए, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आ गए तो इसका मतलब तो ये है ना। मेरा सवाल सुन लीजिए कीर्ति निधि जी, मैं पूरा समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मेरा सवाल ये है कि कोई 2 से ऊपर जाए तो वो तो उसका अचीवमेंट हुआ ना, लेकिन कोई ऊपर से नीचे आ जाए तो ये तो आपको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा ना कि आप क्यों आ गए इस स्थिति में। आप लोग तो बड़ी मजबूत स्थिति में थे, क्यों हुआ ऐसा? देखिए आयुष जी, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। कभी कांग्रेस भी 400 के पार थे। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन चलेगा। कभी ताकत बढ़ेगी, कभी ताकत घटेगा, लेकिन अहंकार ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी, निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के एमएलए को इस्तीफा दिला के फिर अपना उम्मीदवार बनाना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को आयात करके चुनाव लड़ाना। ये बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकत है इनके पास, लेकिन इनके पास उम्मीदवार नहीं मिलते, दूसरे को उम्मीदवार लड़ाते। नगर निगम के चुनाव में भी हमने जिसको महापौर का कैंडिडेट घोषित किया उसको इन्होंने लड़ाया। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, उनका इस्तीफा दिलवा करके उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़वा रहे हैं। ये गाली देने वालों के साथ भी खड़े हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी इनके मुख्यमंत्री को, इनके प्रधानमंत्री को किस तरीके से अपमानित कर रहे थे सभी सभाओं में। तो उसी का तो जवाब दिया ना खेरा साहब कि आप लोगों ने भी तो शिवपाल यादव जी के साथ क्या किया, लेकिन आ तो गए ना वापस। भाई यही तो मैं भी अभी यही बात पुनीत जी को भी मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक नेता, मुझे कोई पार्टी बता दीजिए कीर्ति निधि पांडे जी, मुझे कोई एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जहां पे दूसरी पार्टी से आए हुए लोग ना हो, मुझे ये बता दीजिए बस आप। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। पार्टियों से लोग आएंगे, पार्टियों में जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास आए, लेकिन जब आपके पास दारा सिंह आए, जब आपके पास दारा सिंह जी आए तब वो बहुत अच्छा था, सब कुछ परिवर्तन होने वाला था, लेकिन जब वहां से वापस चले गए तब आपको वो अवसरवादी दिखने लग गए। हम अवसरवादी बात इसलिए कह रहे हैं कि देखिए दारा सिंह जी जब आए थे तो कहे थे कि तो अवसरवादी उस समय भी तो हुए ना, कीर्ति निधि पांडे जी उस समय भी तो अवसरवादी हुए ना, क्योंकि उनको दिखा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपने खुद बोला अभी, आपने कहा कि अखिलेश यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनता हुआ देखा तो दारा सिंह आपके पास आ गए, तब वो अवसरवादी नहीं। सुन लीजिए, 30 सेकंड में मैं अपनी बात कर रहा हूं। दारा सिंह जी जब समाजवादी पार्टी में आए थे तो जनरल इलेक्शन उत्तर प्रदेश की विधानसभा का होने जा रहा, जनरल इलेक्शन होने जा रहा, और जब छोड़ के गए और जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ों को अपमानित करती है। वो बात सही है आपकी, समाजवादी पार्टी, मैं आपकी बात को समझ गया। से एमएलए होते ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हमदर्द हो गई। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि जब वो आए थे, जब वो, आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि उनको दिख रहा था कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी इस बार का विधानसभा चुनाव, तो वो अवसरवादी नहीं थे उस समय, क्यों लिया आपने उनको अपनी पार्टी में? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पिछड़ों विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों को अपमान तो ठीक है, तो आपने उस बात पर भरोसा, आपने उस बात पर भरोसा किया था ना, आपने उस बात पर भरोसा किया था ना, तब आपने उनको अवसरवादी का, आपने उनको अवसरवादी का टैग नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी, मेरा एतराज केवल अवसरवादी जो आप लोग कह रहे हैं उस पर है, लगातार पिछड़ों का। बाकी आप कहीं जाएं, विजय खेरा जी कहीं जाएं या पुनीत पाठक जी कहीं जाएं, इस पर मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक दूसरे को अवसरवादी मत कहें ना, क्योंकि आप सब लोग वही कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि लगातार जो सवाल दारा सिंह जी खड़ा कर रहे थे उस सवाल पे समाजवादी पार्टी लड़ रही थी उस समय, क्योंकि जब शिक्षकों की भर्ती हुई तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा कि पिछड़ी जाति का आरक्षण पूरा नहीं मिल पाया, इसको दे दिया जाए। जो विश्वविद्यालयों की भर्तियों में पिछड़ों का आरक्षण खाया जा रहा है, जो लगातार भर्तियों में पिछड़ों को, ठीक है, मैं मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अवसरवादी जो आप लोग कह रहे हैं ना, अवसरवादी, ठीक है, उस समय वो मुद्दे थे, तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कम से कम या तो उस समय वो अवसरवादी थे या तो इस समय वो अवसरवादी हैं।
उस समय आपके पास आए थे तो आपने कहा कि उनके पास बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अभी वहां से चले गए तो वो अवसरवादी हो गए। भाई मुख्यमंत्री बनता हुआ वो देख रहे थे ना, आप ही ने तो ये बात बोली। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता हुआ देख रहे थे, इसलिए वो आ गए आपकी पार्टी में। अब आप बने नहीं तो वो वापस चले गए। आज का भारतीय जनता पार्टी में दारा सिंह चौहान का जाना ये तो साबित कर रहा है। ठीक है, क्या पिछड़ा समर्थक हो गई भारतीय जनता पार्टी? जवाब देना चाहिए दारा सिंह जी को। ये तो नहीं वो ठीक है, वो तो जनता पूछेगी ना, वो तो जनता देगी, लेकिन आप लोग कम से कम एक दूसरे को अवसरवादी ना कहें ना। मैं केवल इतना कह रहा था। बहरहाल मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो घोसी में उपचुनाव है, लेकिन आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पारा किस तरीके से हाई है, लेकिन ये घोसी की जनता को तय करना है कि उनके लिए जो सही कैंडिडेट है वो कौन है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।